जय हिंद दोस्तों सभी भाई बहनों का नमस्कार। दोस्तों आज हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो होते कहाँ पे हैं। दोस्तों गुणसूत्र जो मिलते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र को सबसे पहले बाल्डेयर ने 1888 में देखा था, ठीक है, और बताया था उन्होंने कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। अब केंद्रक जो होता है कोशिका का, उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रोमैटिन धागे के रूप में उपस्थित रहते हैं। पहले क्रोमैटिन धागे के रूप में उपस्थित रहते हैं पहले। उसके बाद में जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो गुणसूत्रों में चेंज हो जाते हैं। कि गुणसूत्र जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमैटिन धागे गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा था? वाल्डेयर ने देखा था 1888 में, ठीक है। उन्होंने ही बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। अब गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन ये दोनों चीज़ें मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर दोनों किसका निर्माण करती हैं? गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं इसे। जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो डीएनए होता है वो किसी भी व्यक्ति के एक लक्षण को, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो शरीर के लक्षण होते हैं उसको दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो क्या करता है? व्यक्ति के शरीर के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य किसका होता है? डीएनए को होता है। इसलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। अब गुणसूत्र की संरचना की बात करते हैं कि गुणसूत्र की संरचना जो होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले गुणसूत्र में हम देखते हैं कि बीच में एक बिंदु दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। इस बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं या फिर सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों भुजाओं के बीच में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी सेंट्रोमियर जो होता है इसमें अंदर की ओर काइनेटोकोर मिलता है हमें। सेंट्रोमियर जो होता है इसके अंदर की ओर एक बिंदु और मिलता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर के अंदर क्या मिलता है? एक बिंदु और मिलता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर से जो गुणसूत्र होता है उसकी भुजाएं उपस्थित, यानी कि जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर से एक ये भुजा और एक ये भुजा दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। जो भुजाएं होती हैं, यानी कि जो आर्म्स होती हैं गुणसूत्र की, वो बाहर से एक कवरिंग के द्वारा कवर होती हैं, एक आवरण के द्वारा घिरी हुई रहती हैं जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भुजाएं होती हैं उन पर धागे जैसी संरचना लिपटी रहती हैं, ठीक है। ये जो धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये धागे जैसी संरचना जो होती हैं गुणसूत्र की भुजाओं पर लिपटी रहती हैं। इन धागे जैसी संरचनाओं को दोस्तों क्रोमोनिमा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमा कहा जाता है। इसी क्रोमोनिमा पर छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, यानी कि बिंदु के आकार की संरचनाएं इस तरह से लगी होती हैं। ये जो संरचनाएं लगी हुई दिख रही हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं जीन। इस क्रोमोनिमा पर जो छोटे छोटे बिंदु के आकार की संरचनाएं लगी होती हैं, इन संरचनाओं को जीन कहते हैं। और यही जीन जो होते हैं दोस्तों वो एक व्यक्ति के शरीर के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में, यानी कि दूसरे जो बच्चों का निर्माण होता है बॉडी में, उन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। यानी कि दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य किसका होता है? इन्हीं जीन का होता है। किसका होता है? जीन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र होते हैं उसमें एक
गुणसूत्र की भुजाएं जो होती हैं उनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो गुणसूत्र की भुजाओं में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब गुणसूत्र जो होते हैं उनकी भुजाओं से एक एक्स्ट्रा बॉडी आके अटैच हो जाती है जिसको हम सैटेलाइट बॉडी भी कहते हैं। और ये आप सैटेलाइट बॉडी जो होती है वो गुणसूत्र की जो आर्म्स होती है, भुजा होती है, उससे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ी होती है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। अब बात करते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 23 पेयर या जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 पेयर या जोड़े होते हैं। ठीक है, इन 23 पेयर क्रोमोसोम में से दोस्तों ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं। मेल एंड फीमेल में कैसे होते हैं? फीमेल में सेम होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? 22 जोड़ी गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोजोम क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोजोमल क्रोमोसोम, ऑटोजोम क्रोमोसोम या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। दोस्तों ऑटोजोम क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के बाह्य लक्षणों की अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर का बाह्य लक्षण जो होते हैं, बाहरी लक्षण का मतलब होता है हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे जो बाल होते हैं वो कैसे होंगे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो करता है वो दैहिक गुणसूत्र करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? नर और मादा दोनों में कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। ठीक है, बकाया एक जोड़ी बचे, उन्हीं का काम होता है दोस्तों कि जो उत्पन्न होने वाला चाइल्ड होगा वो नर होगा या मादा होगा, वो किसका काम होता है? केवल और केवल एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एक जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, या इन्हें सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम जो होता है, क्योंकि इनका काम नर तथा मादा का निर्माण करने का होता है। क्या काम होता है? नर तथा मादा का निर्माण करने का होता है। निर्माण करने का होता है। ठीक है,
एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र का काम जो होता है वो नर और मादा का निर्माण करने का होता है। बकाया जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनका कार्य क्या होता है, केवल और केवल शरीर के बाहर, जो शरीर का बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्किन हो गया, इसका कलर कैसा है, या फिर व्यक्ति गोरा है, काला है, या उसके बाल कैसे हैं, आंखों का रंग कैसा है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान करता है या इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करता है वो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं या फिर ऑटोसोम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो हमारे बचते हैं, 23, टोटल हमारे कितने होते हैं, 23 पेयर होती हैं, 23 जोड़ी होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, और जो 2 गुणसूत्र बचे हमारे पास में 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, दैहिक गुणसूत्र। और उसके बाद में हमारे 2 गुणसूत्र बचे, वो कौन से होते हैं, 2 गुणसूत्र में से जो एक्स वाले गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में समान ही होते हैं, ठीक है। केवल और केवल एक गुणसूत्र ऐसा होता है बाई, जिसके बेस पर, एक गुणसूत्र ऐसा होता है जिसके बेस पर नर और मादा की पहचान होती है, नर और मादा का निर्माण होता है, ठीक है। वो गुणसूत्र कौन सा होता है, बाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। निर्माण होता है केवल बाई गुणसूत्र ऐसा होता है जिससे नर तथा मादा की पहचान होती है, जिससे नर तथा मादा की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, नर तथा मादा की पहचान होती है। बाई गुणसूत्र एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिसके द्वारा नर तथा मादा की पहचान होती है, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी होता है कि गुणसूत्र की संख्या घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है बॉडी में, अगर गुणसूत्रों की, जैसे किसी चाइल्ड का निर्माण हो रहा होता है, तो उस टाइम पर गुणसूत्र जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा एक्स्ट्रा पहुंच जाते हैं, तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन डेवलप हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्गन, एक्स्ट्रा गुणसूत्र पहुंच गए उसकी बॉडी में, किसी चाइल्ड का विकास हो रहा होता है, यानी कि जब चाइल्ड का निर्माण होता है तो उसमें गुणसूत्र जाते हैं, पिता से भी जाते हैं, माता से भी जाते हैं, ठीक है। अगर गुणसूत्र उसकी बॉडी में ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। जैसे देखा होगा कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं उनके हाथों की उंगलियां जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। या फिर कई सारे बॉडी में ऐसे चेंज आ जाते हैं, जैसे हाथों की उंगलियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये सभी जो हमारी बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाते हैं ये सभी होते हैं गुणसूत्रों के ज़्यादा हो जाने के कारण, ठीक है। अगर गुणसूत्र की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कई ऐसे लक्षण हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धि का, यानी कि जो हमारा माइंड होता है वो कम डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि हमारे जननांग होते हैं, वो लेस डेवलप होते हैं, कम विकसित होते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है जब गुणसूत्रों की कमी हो जाती है तो माथा जो है वो चौड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा माथा चौड़ा होता है हमारा। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्रेन वगैरह होता है ये कम डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं गुणसूत्रों की कमी के कारण, ठीक है। अगर गुणसूत्रों की संख्या हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाता है, जैसे उंगलियां का ज़्यादा हो जाना या पैरों की उंगलियां ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी एक अंगूठे में 2 अंगूठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में जो है वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं गुणसूत्रों की ज़्यादा होने के कारण और कम होने के कारण। कम होने के कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन वगैरह जो होता है वो कम डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि जो ससन और फीमेल में जो योनि वगैरह होती हैं इनका जो विकास होता है वो कम होता है, ठीक है। जिन्हें इन्हीं को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, योनि को, और जो पुरुष में सृजन होता है इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का विकास जो है या फिर टेस्टिस जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। इन सभी चीज़ों के जो विकार उत्पन्न होते हैं हमारी बॉडी में गुणसूत्रों की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। अगर गुणसूत्र ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों गुणसूत्र के बारे में हमने जाना। और
मानव शरीर में अब देखते हैं कि गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र के द्वारा जो मेल और फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, कौन सा गुणसूत्र किसके साथ मिलकर, कौन से गुणसूत्र के साथ मिलकर फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है, या फिर कौन सा गुणसूत्र मिलकर किस गुणसूत्र के साथ मिल जाता है जिसकी वजह से मेल का फॉर्मेशन होता है। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो दोस्तों हमने देखा सबसे पहले तो देखते हैं माता और पिता जो होते हैं, माता पिता, माता से दोस्तों किसका निर्माण होता है, माता की ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, माता की ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। और पिता के जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उनमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक। अब शुक्राणु जो है, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है, अंडाणु में एक्स गुणसूत्र है, ठीक है। शुक्राणु में क्या है, वाई गुणसूत्र है और अंडाणु में एक्स गुणसूत्र है, ठीक है। अगर ये शुक्राणु जो है तो शुक्राणु बहुत से बनते हैं, एक्स गुणसूत्र भी होंगे उनमें, वाई गुणसूत्र भी होंगे, ठीक है। शुक्राणु की संख्या कैसी होगी, काफी होगी। जैसे एक शुक्राणु और है, शुक्राणु में इस वाले में एक्स है, ठीक है। अब यदि ये अंडाणु में जो एक्स गुणसूत्र है ये शुक्राणु के वाई गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अब अगर यही एक्स गुणसूत्र शुक्राणु के एक्स गुणसूत्र से साथ मिले तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। यानी कि जो एक्स वाई है ये क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। जबकि एक्स एक्स है ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो हमने जाना कि माता जो होती हैं उनमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण किसमें होता है, ओवरी में होता है। अंडाणु का निर्माण, अंडाणु इसे एग भी कहते हैं, एग, या फिर कह सकते हैं ओवम और ओवम और ओवा भी कह सकते हैं, ओवा, ठीक है। अंडाणु, एग, ओवम और ओवा का निर्माण कहाँ होता है, ओवा का निर्माण माता के अंडाशय में होता है। किसमें होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय को ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी की संख्या जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है, ओवरी दो जोड़ी होती है, ओवरी दो जोड़ी होती है। ओवरी की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, सॉरी, एक जोड़ी होती है, ठीक है। ओवरी की जो संख्या होती है वो फीमेल में कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, या फिर कह सकते हैं कि दो होती है, या दो ओवरी होती हैं, ओवरी होती हैं, ठीक है। फीमेल में ओवरी कितनी होती हैं, एक जोड़ी होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि ओवरी जो होती हैं वो दो होती हैं। इसी प्रकार से ओवरी में किसका निर्माण होता है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, या कह सकते हैं ओवम का निर्माण होता है, या कह सकते हैं ओवा का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पुरुष होते हैं, पुरुष के वृषण में, वृषण क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है।
ठीक है। अब शुक्राणु जो होते हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। शुक्राणु पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, शुक्राणु कितने होते हैं? बहुत अधिक संख्या में होते हैं। शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब शुक्राणु की संख्या बहुत अधिक होती है, फिर भी होता क्या है, जो निषेचन की क्रिया होती है, जब शुक्राणु अंडाणु के पास तक पहुंचते हैं, जैसे ये अंडाणु है, ये अंडाणु है, ठीक है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, शुक्राणु है, अंडाणु के पास ही जा रहे हैं, ठीक है। अब शुक्राणु जब अंडाणु के पास जाते हैं तो उनमें से भी केवल और केवल 1% शुक्राणु ही 1% शुक्राणु ही क्या होते हैं, एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। 1% शुक्राणु एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। ये इतने शुक्राणु हैं, इनमें से ये इतने शुक्राणु जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। केवल और केवल यही जो शुक्राणु होगा वो एग को क्या करेगा, निषेचित करेगा। क्या करेगा, निषेचित करेगा। जब एग को एक शुक्राणु निषेचित कर देगा तो क्या होगा, निषेचन हो जाएगा, और निषेचन के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। निषेचन के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इसी जाइगोट में विभाजन होगा। विभाजन का मतलब होता है इसी जाइगोट में कोशिकाएं बार बार विभाजित होंगी। जैसे ये जाइगोट है, इससे अभी 4 कोशिकाएं बनी, फिर 8 बनेंगी, 16 बनेंगी, इस तरह से कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी। और फिर यही जाइगोट जो है वो किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा, या कह सकते हैं कि चाइल्ड का निर्माण करेगा यही जाइगोट, ठीक है। तो शुक्राणु, जो सारे शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु एग तक पहुंचते हैं, उनमें से सभी शुक्राणु एग में प्रवेश नहीं करते। केवल और केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। कभी कभी 2 शुक्राणु भी प्रवेश कर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड जो होते हैं वो जुड़वा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक अंडाणु है और इसमें 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाएं, इस तरह से 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाएं, तो ये 2 शुक्राणु जब प्रवेश कर जाएंगे तो जिसकी वजह से 2 चाइल्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उन्हें ट्विंस के नाम से जानते हैं, ट्विंस बेबी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी तरह से जान लिया कि अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलेगा, यानी कि एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो मेल बनेगा, एक्स गुणसूत्र बनेगा तो फीमेल बनेगा, ठीक है। ये जो हमने एक्स और वाई लिखा है ये क्या है, सभी गुणसूत्र हैं। क्या है ये, गुणसूत्र हैं। यहाँ पे हम दोबारा से स्ट्रक्चर को क्लियर करके देख लेते हैं। एक्स 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 वाई, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों की। अंडाणु लिखा है पहले, फिर शुक्राणु लिखा है, तो इसमें ये क्या है, वाई क्या है, ठीक है। ये लिखते हैं, ये भी क्या है, ये गुणसूत्र हैं। ये किस में है, फीमेल में है। किस में, फीमेल में गुणसूत्र हैं, और ये किस में, मेल में है। फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, फीमेल में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। एक्स से एक्स के साथ फ्यूज होगा तो एक्स एक्स बनेगा। अब ये वाला एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो एक्स वाई बनेगा। ये वाला एक्स एक्स के साथ फ्यूज होगा तो एक्स एक्स बनेगा। अब यही वाला एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो एक्स वाई बनेगा। यानी कि जो एक्स वाई ये क्या है, मेल है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मेल, और फीमेल क्या है, एक्स एक्स जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जाना कि गुणसूत्र क्या होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, और ये मिलते कहाँ पे हैं, किस प्रकार से
ये हमारे जीवन के लिए, कहने का मतलब है जो चाइल्ड का विकास होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कस किया, अच्छी तरह से जाना, एक एक भाग का इसका अच्छी तरह से हमने जान लिया क्या कार्य होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको और जानना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।